अगर आप अगले 15-20 दिनों के अंदर एनसीईआरटी नहीं पढ़ सके तो आप भूल जाइए कि आप इस बार एस्टेट की परीक्षा पास करेंगे। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है? 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी को चबा जाना है कच्चा और पका हुआ हर प्रकार से, क्योंकि अधिकतर सवाल आपके 95% सवाल आपके कहाँ से आने वाले हैं? केवल एंड केवल ओनली एंड ओनली आपके एनसीईआरटी से आएंगे। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है आपसे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। लर्निंग के अंदर, अधिगम के अंदर कुछ ही थ्योरीज दी हुई है, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगी, टॉलमैन हो जाएगा, बंडूरा हो जाएगा, कोलर हो जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें जो है कहाँ दी है? सीधे सीधे आपके एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो का पहला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, और आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा पार्ट। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इनमें से क्या वो एल्बर्ट बंडूरा थे, क्या वो टॉलमैन थे, क्या वो कोलर थे? किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर देने का प्रयास करें। नीचे कमेंट जरूर करना ना भूलें कि आपके कितने आंसर सही हुए थे इस वाले पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, किसने दिया है? बंडूरा, टॉलमैन, कोलर। अगर आप जैसे ही अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे आपको मालूम पड़ेगा कोलर ने क्या दिया है आपको? आईएल दिया हुआ है, इनसाइट लर्निंग दी है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में टॉलमैन ने बात की है। बंडूरा बात करते हैं आपकी एससीएल थ्योरी के बारे में, यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि यहाँ पर बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर बंडूरा बात करते हैं आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, यानी कि अवलोकनात्मक अधिगम के बारे में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता है? सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, टॉलमैन। टॉलमैन ने क्या बात की है? बात की है एक प्रकार से आपके संज्ञानात्मक मानचित्र के बारे में, कॉग्निटिव मैप के बारे में बात की है तो टॉलमैन ने। ठीक है, और यहाँ देखिए सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका टॉलमैन। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया सवाल है। और यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपसे कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड इन। ठीक है, आप एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को ज्यों का त्यों रूप धारण किया जाता है कौन सी मेमोरी के अंदर? इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और नन ऑफ दीज। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। क्या हो सकता है इसका आंसर? ट्राई करने का प्रयास करें यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा, सेंसरी मेमोरी होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा। अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या आता है? अटेंशन आता है, फिर सूचना कहाँ जाती है? सेंसरी मेमोरी में जाती है, फिर कहाँ जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाती है, फिर कहाँ जाती है? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाती है। ये पूरा का पूरा कहाँ दिया हुआ है? आपके एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, पूरा का पूरा तो नहीं, इस ऑर्डर में तो नहीं, लेकिन हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इतना आपके लिए काफ़ी है। सेंसरी मेमोरी के अंदर ही आपकी दो निकल कर आती हैं, एक होती है आपकी आइकॉनिक मेमोरी और एक होती है आपकी इकोइक मेमोरी। इन्हीं दोनों के अंदर जो आपको है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने मिलता है। ठीक है, एसटीएम में आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप भूल सकते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखिए आपको एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सही आंसर? उसको देखिए, आपकी सेंसरी मेमोरी। ठीक है, कहाँ पर रहेगा? आपके संवेदी स्मृति के अंदर रहेगा। इसके अंदर दो आती है, एक आइकॉनिक और एक आपकी इकोइक मेमोरी। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मेमोरी से टॉपिक फिर से रिपीट होगा, यही वाला। ठीक है, ओके। अगला आंसर देखिए, द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज, कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है। आप क्या पढ़ रहे हो? जाके अलग अलग मॉडल पढ़ रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर देखो सिंपल सा स्टेटमेंट उठाया है, ये आपकी पात्रता परीक्षा है। ठीक है, तो जो पात्रता परीक्षा है जहाँ पर सुई का काम चल सकता है, वहाँ पर तलवार लेकर आप काम नहीं कर पाओगे और आप जंग नहीं जीत पाओगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बारीकी से चीज़ें पढ़नी है, बारीकी से पढ़ना है आपको, इतना आप ध्यान रखें। और जो बताया जा रहा है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। ये आपकी एस्टेट 2025 की परीक्षा बड़ी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, देखिए 7 प्लस माइनस मैजिकल नंबर दिया है, हर किसी को ज्ञात है। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपरली दिखने, देखो प्रॉपर दिख नहीं रहा है, लेकिन यही आपको दिखाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसके द्वारा दी गई है? अभी आपने देखा, दी गई है आपको एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। आपको पता नहीं था, अभी आपको बताया, आपको मालूम है। ठीक है, इसलिए आपको सारे के सारे देखना जरूरी है वीडियोस। निम्नलिखित में से कौन सीखने के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत का कारण नहीं है? सवाल क्या पूछ रहा है? एस्टेट पहली बार पूछा इस प्रकार से कि इनमें से कौन सा है पूछ रहा था, लेकिन इस बार क्या पूछा है उसने? पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन, AMR, ये पूछा हुआ है। कौन सा नहीं है? देखिए बड़ा ही सिंपल सा है, रीइंफोर्समेंट इसके अंदर नहीं आएगा। रीइंफोर्समेंट कौन सी लर्निंग के अंदर आता है? वो आता है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ठीक है, वो आपका उसके अंदर आता है रीइंफोर्समेंट, जब हम बात करते हैं प्रबलन के बारे में। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा, रीइंफोर्समेंट सही आंसर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मोटिवेशन? सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरण के बारे में सत्य नहीं है?
ठीक है। इट इज़ एन इंटरनल स्टेट, ये एक आंतरिक अवस्था होती है। इट जनरेट्स एक्टिविटीज़, यह क्रिया उत्पन्न करता है। इट गिव्स डायरेक्शन, देता है। और इट जनरेट्स हंगर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मोटिवेशन क्या है? एक आंतरिक अवस्था है। यस, आंतरिक अवस्था है। इट जनरेट्स एक्टिविटीज़, यह क्रिया उत्पन्न करता है, बिल्कुल करता है। दिशा भी देता है आपको, किस दिशा में जाना है, आपको एस्टेट क्लियर करना है, इसके लिए मोटिवेटेड हो आप। फिर आपको पीजीटी क्लियर करना है, इसके लिए मोटिवेटेड हो, आपको दिशा मिल रही है। एक्टिविटी कैसी कराएगा? आप सेट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, आंतरिक अवस्था है, आप अंदर से मोटिवेटेड हो। लेकिन इट जनरेट्स हंगर, ऐसा नहीं होता। यह भूख पैदा करता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन करता भी है एक प्रकार से कि आपको भूख है आगे वो लेने की, आपका सर्टिफिकेट लेने की, टीचर बनने की एक भूख है। इट जनरेट्स हैंगर, लेकिन ये एस्टेट की परीक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के सवाल अगर आपसे मिस हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन में दिया है इट जनरेट्स हैंगर, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही लग रहा है। ठीक है, इन तीनों में से अगर देखेंगे, चारों में से सबसे जो बेतुका सवाल आंसर दिख रहा है वो कौन सा है? वो आपका इट जनरेट्स हंगर। अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं है ना कि हंगर कौन सी, आगे चीज़ों को पाने की या नहीं पाने की, ऐसा महसूस यहाँ लिखा होता है इट जनरेट्स हंगर, ये खाना खाने की भूख पैदा करता है, तो समझ में आता ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। लेकिन छोड़िए, खैर ये सवाल पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड मोटिव, इन निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? इनमें से किसको आप अर्जित नहीं करते हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन पावर, या फिर नीड फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन किसके अंदर आएगा, पावर किसके अंदर आएगा? ये सब कहाँ दिया हुआ है? आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए अर्जित अभिप्रेरक कौन सा नहीं है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह पाओगे शायद? वो है आपका नीड फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, तापक्रय नियमन की आवश्यकता जो है, इसको अर्जित नहीं, ये आपकी बॉडी को मांगता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप 37 डिग्री सेल्सियस में हो, आपको 16 डिग्री की ठंडी सह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर आप -16 डिग्री में आप खत्म हो जाओगे, आप जिंदा नहीं रहोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। नीड फॉर अचीवमेंट, आपको अचीवमेंट चाहिए जीवन में, एफिलिएशन चाहिए, संबंधन चाहिए आपको, और नीड फॉर पावर, सत्ता की आवश्यकता आपको है। ये तीनों क्या है आपके सेकेंडरी एक्वायर्ड मोटिव हैं। ठीक है, ये पैदा होते ही नहीं आए, आपने इसको क्या किया? आपने जीवन में इसको एक्वायर किया, इसको आपने सीखा, लर्निंग ली, और फिर आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट दैट बिहेवियर इज पुश्ड। ठीक है, ये सवाल जो है पूछ रहा है कि बिहेवियर को पुश और पुल किया जाता है, उसमें कौन सा है? अभिप्रेरण की कौन सी सिद्धांत लक्षित करता है कि व्यवहार को धक्का दिया जाता है? धक्का नहीं दे रहा है, व्यवहार जो है पुश कर रहा है आपको करने के लिए। इंस्टिंक्ट थ्योरी, ड्राइव थ्योरी, इंसेंटिव थ्योरी, या फिर गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? मूल वृत्ति सिद्धांत, जीवन और मरण की बातें, ड्राइव सिद्धांत, प्रणव सिद्धांत जो है वो यहाँ पर काम करेगा, ये आपकी पुश के लिए काम करता है। ठीक है, कौन सी थ्योरी मोटिवेशन की ये बताती है कि बिहेवियर को धक्का दिया जाता है? वो है आपका क्या? वो है आपका ड्राइव थ्योरी। ठीक है, अगर आपको हंगर है, भूख लगी है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी चली जाएगी, भले ही आपको यहाँ मान के चलिए 50 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, 50 करोड़ रुपए रखे हुए हैं यहाँ पे, और आप 4 दिन से भूखे हो, आप कहाँ भागोगे? आप यहीं पर भागोगे। ठीक है, आप यहीं पर भागोगे, क्योंकि आपको मालूम है 50 करोड़ अगर आप मिल भी गए तो आप ऐसे रेगिस्तान के टीले में बैठे हो जहाँ से आप अगले 2 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे। आप किसको लोगे? आप लोगे किसको? आप लोगे ये जो खाना रखा हुआ है यहाँ पर, इसी की तरफ आप जाओगे। ठीक है, ओके, क्योंकि आपको मालूम है जिंदा रहे तो ये 50 करोड़ काम के हैं, लेकिन आप 5वें दिन जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या मतलब है? ठीक है, ओके, तो ड्राइव थ्योरी ये बात करती है, इंसेंटिव थ्योरी इसकी बात नहीं करती है, ना ही यहाँ पर गोल सेटिंग थ्योरी की बात होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन अचीवमेंट मोटिव। अचीवमेंट मोटिव के बारे में किसके द्वारा बात की गई है? क्या आपने कभी सुना है मैस्लो ने बात की है अचीवमेंट मोटिव की? देखो, हम ये कह रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए आप अलग अलग किताबें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, किया आपने, बहुत बढ़िया, लेकिन फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? जब 11वीं और 12वीं क्लास का बच्चा बातें सुन के केवल एनसीईआरटी पढ़ेगा, वो भी इसको निकाल लेगा, बड़े आराम से निकाल लेगा, चुटकियों में आपसे तेज निकालेगा। ठीक है, आपका सारा किताबी ज्ञान वगैरह सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि सवाल का स्टैंडर्ड बहुत ही बेसिक है एस्टेट PYQs के अंदर। ठीक है, मैस्लो का देखो दिया हुआ है आपको, क्या आपको बात करता है मैस्लो उस मीसा के पिरामिड के बारे में। फिजिकल चाहिए, सेफ्टी चाहिए, एस्टीम नीड, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, ओके। एटकिंसन ने बात की है आपके मेमोरी के मॉडल के बारे में, मरे ने बात की है थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट के बारे में। अब भैया चाचा, जब इन सब ने बात की है अलग अलग के बारे में, तो इनके पास इतना वक्त है क्या कि बात करेंगे अचीवमेंट मोटिव के बारे में? नहीं। कौन बात करेगा? मैक्क्लेलैंड बात करेंगे। ठीक है, आई गेस शायद एनसीईआरटी में आपको मैक्क्लेलैंड का नाम दिया नहीं हुआ है, दूसरी अन्य हाई फाई किताबों में आपको मिल जाएगा मैक्क्लेलैंड का नाम, लेकिन
आपको यहाँ पर मैक्लेलैंड का नाम सीधा सीधा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। हो सकता है शायद दे दिया हो अपडेटेड वाली में, लेकिन आपने ये वीडियो देख लिया, आपका काम आसान हो गया। ठीक है, अचीवमेंट एफिलिएशन पावर जो है आपको यहीं से देखने को मिलती है, किसके द्वारा, मैक्लेलैंड के द्वारा। ठीक है, ये भी सीख लिया आपने। ठीक है, अब देखो क्यों आपको अलग किताबें नहीं पढ़ना है। मैस्लो कहाँ दिया है, इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, मैस्लो कहाँ पर दिया है, मैस्लो दिया है आपको यहाँ पर 9th चैप्टर में 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, 11वीं की 11th क्लास में दिया है आपको 9वें चैप्टर में, मोटिवेशन एंड इमोशन जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर मैस्लो के बारे में। ठीक है, एटकिंसन कहाँ दिया है, ये दिया है आपको ह्यूमन मेमोरी का, शायद 7वां या 8वां चैप्टर है, वहाँ पर दिया हुआ है। हेनरी मरे कहाँ दिया है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में। यहाँ चेंज हो गई कहानी, 12th में दिया है आपको, ये 11th या 12th सॉरी 1st या 2nd चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो जब यहाँ ये दिया हुआ है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, ऑड वन आउट निकालो, मैक्लेलैंड सही आंसर होगा डंके की चोट पर 100%। क्यों पढ़ोगे आप यहाँ वहाँ की चीज़ें। ठीक है, फटाफट से इसको पास करो। बीपीएससी के लिए हमारा कोर्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इसी प्रकार की और भी मज़ेदार चटपटी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, देखो पढ़ा हुआ यहाँ मैक्लेलैंड, बड़ा आंसर है इसका। ठीक है, ओके, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, आनन पुनर्वेशन प्राकल्पना। ठीक है, अब देखो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विथ, इसको अगर आप लगाएंगे कॉमन सेंस तो देखो क्या निकल कर आएगा। ठीक है, ओके, आपके फेस का फीडबैक मिलेगा और हाइपोथेसिस मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार से बात कर रहे हैं। मोटिवेशन का मतलब है क्या, आपके फेस में कुछ भी है, क्या मोटिवेशन को मतलब है उससे, नहीं है। मेमोरी को मतलब है उससे, नहीं है। किसको मतलब है, संवेग को है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहाँ नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, नॉलेज बेस बढ़ाना है आपका। अच्छा, कमेंट करके जरूर बताइएगा नॉलेज बेस कहाँ देखने मिलता है आपको। ठीक है, नॉलेज बेस किस में देखने मिलता है, कौन से मॉडल में आपको देखने मिलता है नॉलेज बेस के बारे में। ठीक है, बताइएगा नीचे कमेंट करके जरूर। ठीक है, ओके, यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2, इमोशन संवेग जो है उसके अंदर आता है आपका फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। रिवाइज करते हैं कौन कौन आता है, शाक्टर सिंगर, जेम्स लैंग, केनन बार्ड, और कौन है आपके रिचर्ड लजारस, और आपके फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, और इवोल्यूशन थ्योरी, और कॉमन सेंस थ्योरी। ठीक है, इतनी सारी थ्योरीज हैं आपकी किसके अंदर, आपकी इतनी सारी थ्योरीज हैं इमोशंस के अंदर। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। इमोशन इज अ रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ, अरे वाह, ये तो मतलब देखो जब भी ऐसा सवाल आए क्या करना है, इमोशन इज अ रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ, संवेग एक प्रतिक्रिया है जैसे सन्निहित होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब कुछ होता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगर मान के चलिए एस्टेट में 10 सवाल आए हैं, 10 में से 8 का आंसर या 9 का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो इतना रिस्क तो आप ले लेना, कुछ भी नहीं आता अगर ना, इतना रिस्क आप ले सकते हो। 1-2 सवाल में हो सकता है आंसर चेंज कर दें, वो भी इतने स्मार्ट हैं, आप ही केवल नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है वो चेंज कर दें, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, क्या नहीं करना है, ऑल ऑफ दीज आएगा तो उसको मार्क कर देना है। ये भी सारा का सारा कहाँ लिखा है, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है बड़े आराम से। ठीक है, ओके, अब देखिए अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस थिंकिंग, निम्नलिखित में से किस प्राकल्पना में कहता है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया को निर्धारित करती है, ये करती है वुर्फ हाइपोथेसिस और स्कैक्स रॉबिन्सन हाइपोथेसिस। नहीं, देखिए फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस को आपको अभी मालूम पड़ा कि ये किसके बारे में बात करता है, इमोशन के बारे में। ये तो होगा नहीं, ये कौन है, ये जानते नहीं। क्या बचा आपका, वुर्फ हाइपोथेसिस, गलत सलात अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये भी। ठीक है, लेकिन आपको अपना 1 नंबर लाना है, ये इनके इन प्रकार, इसको आप ध्यान रखें। वुर्फ हाइपोथेसिस जो है इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया है, शपीरो एंड वुर्फ के द्वारा। वुर्फ शपीरो हाइपोथेसिस को बोलते हैं। क्या बोलता है ये हाइपोथेसिस, ये बोल रहा है कि लैंग्वेज डिटरमाइंस थिंकिंग, आपकी जो भाषा है वो आपके चिंतन को निर्धारित करती है। ठीक है, ओके, अगला सवाल यहाँ पे शायद आएगा, सबका पार्ट नंबर 2 खत्म हो चुका है, 21 तक हमने कर लिया है। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे 21 से लेके 30 तक, जो कि होगा पार्ट नंबर 3। सभी पार्ट को देखना ना भूलें। उसी के साथ साथ आप सभी को एस्टेट के लिए ऑल द बेस्ट। केवल बेसिक चीज़ें करके जाएं, ये PYQ वीडियोस करके जाइए और NCERT पढ़ते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।